Hello friends, myself Kuldeep and I am here to teach you English grammar। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर कितनी ज़रूरी है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, और जब से एसएससी का पैटर्न बदला है तब से तो इसकी रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा हो गई है। एमटीएस को तो आप जानते ही हो, एमटीएस में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो फिर आपका सिलेक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि जीएस तो आदमी इतनी कर नहीं पाएगा। लेकिन अगर इंग्लिश में जितना पढ़ा दूंगा, अगर उसको आप 1 घंटा पर डे देते हो तो यकीन मानिए 25 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 22 से 23 क्वेश्चन आपके आराम से सही होंगे। ओके, तो टुडे आई विल टेल यू द सिलेबस ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच हेल्प्स यू मेक्स गुड नंबर एनी काइंड ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे चैप्टर्स लिखूँगा और थोड़ा थोड़ा उन चैप्टर्स के बारे में डिस्क्राइब करूँगा। आज पहला दिन है तो हल्का थोड़ा सा ही बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। फिर आगे आपको बताऊँगा मैं किस तरीके से आपको वन वर्ड्स, किस तरीके से आपको ईडियम्स और किस तरीके से वो कैप्स तैयार करनी है। मेरे पास एक लिमिटेड सोर्स है, मटेरियल है, जो 4-5 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं एक एग्ज़ाम्स देता था जिसमें 44-45 मेरे 50 में नंबर बन जाते थे। 50 से 50 नहीं बनते हैं, एवरेज बता रहा हूँ, 45 से 46 या 44 से कम कभी नहीं गया मेरा। तो मैं बता रहा हूँ इस बात को कि 50-50 हो सकता है कि आपके बन भी जाएं, क्योंकि कभी कभी हमारा थोड़ा सा अगर लक अच्छा हो गया और मैं पढ़ भी रखा तो बन भी सकते हैं। लेकिन एवरेज आपको 44 से 45 रहेगा किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, ये आपको बैंक के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि केवल एसएससी और अदर बैंक में भी ये आपको बेनिफिट करेगी पूरी तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले और मैं आपको बता दूं कि मेरे जो चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स को तोड़ा गया है। जैसे सिंटैक्स को मैंने द प्रॉब्लम ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया, और वर्ब्स का चैप्टर है तो डबल पार्ट ऑफ स्पीच नॉन फाइनाइट वर्ब में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं 16 चैप्टर बताऊंगा, उन्हीं को आपको पढ़ाऊँगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सब रहेगा यूट्यूब में। आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आप चाहें तो या 600-700 फीस दे के भी उसका लाभ उठा सकते हैं कई कोचिंगों में जाके, या आप मैं जो आपको बताऊंगा आप वो फ्री में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है स्लैंग्स एंड सुपरफ्लॉस। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इंग्लिश स्पीकिंग में जो बोले जाने वे वर्ड जो इंग्लिश ग्रामर में गलत माने जाते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? स्लैंग्स एंड सुपरफ्लॉस के अंतर्गत। जैसे कि कभी कभी हम लोग बोल देते हैं इंग्लिश में ही इज़ माई कजिन ब्रदर, तो ये बोलने में तो ठीक है कजिन ब्रदर, लेकिन लिखने में गलत है। अगर आपके कॉपी में, आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है कजिन ब्रदर, तो आप ये मान के चलिएगा कजिन के साथ ब्रदर का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि कजिन का मतलब ही होता है चचेरा भाई या बहन। इसी प्रकार से रिटर्न बैक, तो दोनों का मतलब ही वापस होना होता है, तो इसलिए दोनों वर्ड का एक साथ यूज़ नहीं करेंगे। इसी प्रकार से कई सारे वर्ड्स को हमें इसमें पढ़ना है कि जो वर्ड आपस में एक साथ नहीं आते, जैसे सपोज के साथ, सपोजिंग के साथ इफ़ नहीं आता है। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स तो तो आप सभी को पता होगा कि आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, कॉन्सोनेंट, वॉवेल्स, ठीक है। 5 वॉवेल्स, हाँ वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना, सबसे पहले बता दो। यहाँ पे जो स्वर बनेगा वो बनेगा आ से आ ई उ ऊ ए ओ औ अंग आहा तक, ठीक है। तो उसके उच्चारण के अकॉर्डिंग आपको वर्ड के आगे ए और एन का यूज़ करना है। और इसमें हमें पढ़ना है दा के बारे में। तो डेफिनिट और इनडेफिनिट 2 प्रकार के आर्टिकल है, डेफिनिट है दा, इनडेफिनिट है ए और अन। तो इनको किस प्रकार से यूज़ करना है पूरे चैप्टर से हम ये पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ग्रामर बिना आर्टिकल के तो अधूरा ही है। उसके बाद पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन टैग। तो फ्रेंड क्वेश्चन टैग्स में क्या है? जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है, क्वेश्चन टैग मतलब प्रश्न जोड़ देना। किसी भी सेंटेंस के अंत में एक प्रश्न को जोड़ देना क्वेश्चन टैग कहलाता है। जैसे कि ही इज अ गुड बॉय, तो अगर हमें ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का, और अगर कॉमा लगा के मैं बोल दूँ इजंट ही, तो ये क्वेश्चन होगा, क्या वह नहीं है? तो इस क्वेश्चन टैग में यही है, तो आपको ये पढ़ना। और एक बात और याद रखनी है,
ब्रीफली बता देता हूँ। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है, और जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका अफर्मेटिव बनता है। अब कुछ बच्चों के मन में आएगा इंट्रोगेटिव का क्या बनता है। तो फ्रेंड्स अब आप क्वेश्चन जो होता है आरंट यू कर रहे हैं तो ऑलरेडी वो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन ही गया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कोई भी क्वेश्चन टैग नहीं बनता है। तो इसमें कई प्रकार के रूल हैं, जैसे समवन, नो वन, एनीवन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, जैसे समवन, नो वन, एनीबडी, एनीवन, ये सब आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे तो वहाँ पे प्लूरल, वहाँ पे जो इसका सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल नाउन दे का प्रयोग करते हैं। और जैसे समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, यहाँ इनके लिए प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में इट का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार लेटस अगर आ जाए तो इसका क्वेश्चन टैग सेल वी में बनेगा। इसी प्रकार से कई सारे रूल हमें इसमें पढ़ने होंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर आते हैं अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो कि हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है, तो ये हमारी पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। तो अब इनको तो आपने ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, लेकिन अब जानते हैं इंटर में कोई इतना ध्यान नहीं देता और कंपटीशन एग्जाम से आके ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, नाउन के बारे में जानते ही हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, या फिर वे चीज़ें जिन्हें हम छू कर महसूस करें सारी नाउन कहलाती हैं। नाउन 5 प्रकार की होती हैं, आप सब जानते होंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। ठीक है, तो इन्हीं पांचों नाउनों को काउंटेबल और अनकाउंटेबल के फॉर्म में बांटा गया है। तो प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल ये अनकाउंटेबल नाउन है, और जबकि कॉमन नाउन है वो काउंटेबल है, और कलेक्टिव जो नाउन होती है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होती है। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? काउंटेबल का मतलब वे नाउन जिन्हें हम गिन सके या जिनका प्लूरल एस या ईएस लगा के बनाया जा सके, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? वो इसी का उल्टा होता है कि जिन्हें हम ना तो गिन सके, ना तो जिनका प्लूरल बनाया जा सके। इसी प्रकार से हमें इसमें नाउन के कई सारे रूल्स पढ़ने, जो कंपाउंड नाउन हो गया, अब अपोस्ट्रोफी कैसे यूज़ करना होता है नाउन्स में, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे रूल्स मैं पढ़ाऊँगा आपको। उसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन में हमें पढ़ना होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड यू, ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन पे आते हैं। तो इसमें कई सारे रूल होते हैं कि जब ये सब एक साथ आ जाए तो किस प्रकार से इनका अरेंजमेंट करना होता है, और हमें मेन वर्ब कहाँ पे लगानी है, कैसे लगानी है। और हाँ, प्रोनाउन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, हुम, हुज। ओके, और दैट के बारे में भी पढ़ेंगे इसमें। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आता है एडजेक्टिव। जानते ही आप एडजेक्टिव विशेषता, ठीक है, तो इसके बारे में इसमें भी कई सारे रूल हैं, तो इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, वो रूल जब आप पढ़ोगे तो उसमें ही समझ में आएगा। ठीक है, एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में इसमें पढ़ना है, जो कि एडवर्ब आप जानते हो, इसमें भी कई सारे रूल हैं। इनको इसमें ब्रीफली बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसमें सारा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और ये दोनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन आप जानते हो, इन, ऑन, अपॉन, एट, अबव, ओवर। ठीक है, और कुछ लगी हुई प्रीपोजिशन होती हैं। ठीक है, एंग्री विथ समवन होता है। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी अननॉय और एंग्री टाइप के प्रीपोजिशन आते हैं उनके साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद कंजक्शन। कंजक्शन में तो कई सारी, पूरा चैप्टर ही है इंपॉर्टेंट। एक तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ब्रीफली बताओ तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जैसे नॉट ओनली, बट आल्सो, आइदर और नाइदर, नॉट। ठीक है, इन सब के बारे में इसको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स पढ़ेंगे हम मॉडल्स। सॉरी फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं, इस यहाँ पे हमें इसी में कंजक्शन में कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मॉडल्स। अब मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स एक ऑक्सिलरी वर्ब है जिनका यूज़ हम नॉर्मल टेंस के सेंटेंस में नहीं करते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, ये तो अकॉर्डिंग टू टेंस लगती हैं हेल्पिंग वर्ब। और मॉडल्स वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो हमारे टेंस में नहीं आती, फिर भी एक सहायक क्रिया का काम करती हैं।
काम करती हैं उन्हें मॉडल्स कहते हैं, कैन, कुड, शुड, मे, माइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो सारी हम इसमें पढ़ेंगे। फिर अगला चैप्टर होगा टाइम और टेंस का। टाइम और टेंस वही है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसको किस प्रकार से यूज़ करना है यहाँ पे वो मैं बताऊँगा आपको। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का फुल्का आप जानते ही हो, सेम वही चीज़ उसमें पढ़नी भी है, हल्की फुल्की अलग है बस। टाइम और टेंस के बाद आएगा फ्रेंड्स आपका चैप्टर इन्वर्जन। इन्वर्जन में फ्रेंड्स आपको क्या पढ़ना है? इन्वर्जन में उन वर्ड्स को पढ़ना है जिनको अगर सेंटेंस के पहले लगा देते तो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। ठीक है, जैसे हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर। ठीक है, तो वो सब इसके बारे में पढ़ना है, जैसे कि इट इज़ नो यूज़। ठीक है, तो वो सारे वर्ड इसमें पढ़ेंगे हम। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नरेशन के बारे में आप जानते ही हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और ये लिखा है पैसिव वॉइस, वॉइस एक्टिव पैसिव। तो फ्रेंड्स आप ये याद रखिएगा कि आपको ये जैसे आपने इंटर में पढ़ गया उस तरीके से नहीं करना है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमें काटना होता है, 4 ऑप्शन होते हैं उसमें काट के सीखना होता है, उसी तरीके से आप करोगे तो ही कर पाओगे। अगर 50 एक्टिव पैसिव नरेशन मिला के आ रहे हैं तो मैं जिस तरीके से बताऊंगा अगर आप पढ़ लेते हो तो यकीन मानिए 50 में 46 से 47 तो आप आराम से हल कर दोगे। एक दो गलत हो सकता है, 50 ना भी सही हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपने अच्छे से कंठस्थ किया है तो हो भी सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो अगर अच्छे से पढ़ा है तो 45 से 46 तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि नरेशन में आप जानते ही हो प्रेजेंट का पास्ट में जाता है। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में जाता है। ठीक है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में जाता है। टुडे का दैट डे में बदल देते हैं, टुमारो का द नेक्स्ट डे में। इन्हीं प्रकार के वर्ड को केवल छांटना मिलना है, फिर उसी से ही ऑप्शन बाकी कट जाते हैं। ठीक है, फिर पैसिव वॉइस में तो आप जानते हो पहले तीसरे को आगे बढ़ा देते हैं, दूसरे में बीइंग जोड़ देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और बाई लगा के जोड़ देते हैं, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बना देते हैं। और सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको सेंटेंस से जोड़ने के लिए बाई या टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो वो सब हम इसमें पढ़ाएंगे। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में चला जाएगा, अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो उसमें बीइंग लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसी प्रकार से पढ़ना है, बहुत ईजिली आपका हो जाएगा सारा। अब ये जो ये है द प्रॉब्लम ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल, इसको कई बुक्स में सिंटैक्स दिया होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये वही चैप्टर है, इसमें आपको देखना है कि क्या सब्जेक्ट है, फिर किस प्रकार से उसकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगेगी, तो पजेसिव केस फिर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के अकॉर्डिंग ही लगता है। तो वो सब आपको मैं इसमें बताऊंगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर है डबल पार्ट ऑफ स्पीच या इनफाइनाइट वर्ब। तो इसमें फ्रेंड्स आपको क्या पढ़ना है? एक्चुअली देखिए फ्रेंड्स, जो जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं या मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, सॉरी मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, तो कभी कभी सेंटेंस में एक से ज़्यादा मेन वर्ब्स आ जाती हैं। तो आपको कभी आपके दिमाग में, जिन लोगों को पता नहीं है तो उनके तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम के जो बच्चे होंगे मेरे भाई बहन, जैसे कि मैं भी गांव से ही पढ़ा हूँ और मुझे भी इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती थी। क्योंकि मैंने इंटर में हम लोग क्या करते हैं, 2 एग्ज़ाम होते हैं, मतलब 2 इंग्लिश के पेपर होते हैं, लिटरेचर में अच्छे खासे कर देते हैं, उधर ऐसे वगैरह कर लेते हैं, एंटोनिम सिनोनिम कर लिया, बस ठीक है। बाकी इंग्लिश ग्रामर हमें आती ही नहीं है। तो उनके लिए इंग्लिश कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि उनकी वोकैब भी नहीं तैयार होती, कुछ नहीं तैयार होता। लेकिन मैंने अगर किया है और मैं गाँव से पढ़ा हूँ हिंदी मीडियम, तो आप भी कर सकते हो। क्योंकि मैं एक CPO की तैयारी कर रहा था,
उसमें मेंस का पूरा पेपर इंग्लिश का होता है और मैंने 2 बार क्वालिफाई भी किया है उसको। मेडिकल कंडीशंस की वजह से आउट हूँ मैं, ठीक है। तो डबल ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में वही पढ़ना है कि एक जो मेन वर्ब लगेगी अकॉर्डिंग टू टेंस लगेगी, और जब उसके अलावा लगेगी तो वो किस प्रकार से लगानी वो इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि जीरंड में लगती है, पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। इन्फिनेटिव होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये फ्रेंड मैंने आपको बता दिया है कि इंग्लिश ग्रामर में कितना आपको पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल इसको कठिन मत समझिए। रोज़ जितना पढ़ा दो उतना आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो बाकी आपको बिल्कुल इजी लगेगा। दिन भर 1 घंटा दे दीजिए, 1 घंटे में आपके अगर 50 में अगर 45-46 नंबर बन रहे हैं तो इससे अच्छा और क्या होगा। जीएस में आप अगर 6-6 घंटा भी पढ़ोगे तो भी नहीं बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम कुछ वोकैब्स की बात करेंगे।